हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 1 अक्टूबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उनका जो भी एक्सप्लेनेशन बनता है उनको बहुत ही आसान सी भाषा में, बहुत ही आसानी के साथ में उनको जो सारा एक्सप्लेनेशन होता है वो समझाया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपने पिछले मंथ यानी कि सितंबर मंथ की जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है अगर वो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सितंबर मंथ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी कि प्रत्येक मंथ की जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वहाँ पर बनी हुई हैं। तो अगर कोई भी वीडियो किसी भी डे की आपसे छूट जाती है तो आप वहाँ पर जा करके वो जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में आगे की ओर। और सबसे पहले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, ये कब मनाया गया। अनुवाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। तो ये जो दिन है वो जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो अनुवादक होते हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका होती है, क्या कुछ उनका मतलब योगदान होता है इस क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, उसके लिए ये जो विश्व अनुवाद दिवस है ये मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है, 30 सितंबर को। आगे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे या कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, विश्व अनुवाद दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जो कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हर साल 30 सितंबर को अनुवादकों, दुभाषियों और भाषा सेवाओं के पेशेवरों के काम को सम्मानित करने के लिए विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई एक भाषा जो होती है वो अगर आती है, अगर दूसरी भाषा नहीं आती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं, तो वो मीडिएटर की तरह कार्य करते हैं दूसरी भाषा को समझने के लिए। तो उसी प्रकार से वो अनुवाद का कार्य करते हैं, अनुवादक का कार्य करते हैं। तो जो भी पेशेवर इनका काम होता है भाषा सेवाओं के रूप में, उन काम को सम्मानित करने के लिए विश्व अनुवाद दिवस जो है ये मनाया जाता है। बात करें अगर कि ये 30 सितंबर का दिन ही क्यों चुना गया, तो 30 सितंबर को इसीलिए चुना गया अनुवाद दिवस मनाने के लिए क्योंकि इस दिन बाइबल के प्रसिद्ध अनुवादक जो और विद्वान सेंट जेरोम हैं, उनका स्मृति दिवस इसी दिन पड़ता है। यानी कि जो सेंट जेरोम हैं, इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया हुआ था और इसी दिन किया हुआ था, यानी 30 सितंबर को 30 सितंबर को उनका स्मृति दिवस होता है और इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया हुआ था, इसीलिए 30 सितंबर को अनुवाद दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करें अगर इस वर्ष की, तो इस बार की जो थीम है वो है ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग, ये इस वर्ष की थीम है, इंपॉर्टेंट है थीम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यानी कि जो इजी माई ट्रिप आप सभी लोग देखते भी होंगे, खासकर जो ऐड वगैरह जो आते हैं उन ऐड में इजी माई ट्रिप और न्यूज़पेपर्स में भी इजी माई ट्रिप के आप विज्ञापन देखते होंगे। तो किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, यानी कि सह ब्रांडेड ट्रैवल के लिए ये एक डेबिट कार्ड है वो लॉन्च किया गया है। तो किस बैंक के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया है, तो ए ऑप्शन है यस बैंक, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी ऑप्शन है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक और डी ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, यानी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में easymytrip.com के साथ मिलकर इजी माई ट्रिप सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यानी कि जो ट्रैवल्स करेंगे ये उनके लिए डेबिट कार्ड होगा, यानी जो ट्रैवल यात्राएं करते हैं उस टाइम पे जो डेबिट कार्ड होगा काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होगा। तो यह जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड है। यानी कि यह जो ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है तो ये किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ये पहला सह ट्रैवल डेबिट कार्ड है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बार बार यात्रा करने वाले
वाले और मनोरंजन तथा जीवन शैली के शौकीन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह ट्रैवल डेबिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया गया है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो यात्राएं करते हैं यानी जो ट्रैवल करते हैं ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ट्रैवल डेबिट कार्ड। तो जो बार बार यात्राएं करते हैं मनोरंजन के लिए या फिर अपनी जीवन शैली लाइफस्टाइल के लिए, तो उन लोगों के लिए यह जो कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए? यानी कि अभी हाल ही में 7 जो राज्य हैं वहाँ के जो हाई कोर्ट हैं उनमें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो उनमें से जस्टिस सतीश कुमार कैत जो हैं इनको किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैत। इनको नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश में। डिटेल में बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत हैं, इन्होंने शपथ ले ली है। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, इन्होंने राजभवन में आयोजित एक समारोह में इनको पद की शपथ दिलाई। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि जो किसी भी राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उस मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो इसी प्रक्रिया में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, इन्होंने जो नए चीफ जस्टिस बने हुए हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैत, इनको इन्होंने शपथ दिलाई हुई है। जस्टिस जो सुरेश कुमार कैत हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इनका जन्म कैथल जिले के काकौत गांव में हुआ है। यानी कि जस्टिस जो सुरेश कुमार कैत हैं हरियाणा के रहने वाले हैं, इनका जो जन्म है वो कैथल जिले के काकौत गांव में हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 41वें भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो कमांडर हैं उनके लिए जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है आरके सिंह और डी ऑप्शन है गिरिराज सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय तटरक्षक कमांडरों के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसका उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। और इसका संस्करण कौन सा था? तो इस बार इसका 41वां संस्करण था। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल में भी दे सकते हैं, राजनाथ सिंह एट 41 इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, यानी कमांडर्स जो सम्मेलन है इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसका जो उद्घाटन है वो जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह, इनके द्वारा किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। अगर हम बात करें कहाँ पर हुआ तो नई दिल्ली में हुआ। और यह 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसमें आईसीजी कमांडर बढ़ती भू राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यानी कि जो बढ़ती हुई भू राजनीतिक है, समुद्री सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं और इनके बीच जो भी रणनीति होती है, परिचालन और जो प्रशासनिक मुद्दे होते हैं, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने बात की हुई है। इन्होंने कहा है यानी कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं इन्होंने कहा है कि जो भारतीय शिपयार्ड है आईसीजी के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 31 जहाज़ों का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। यानी जो आईसीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इनके लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 31 जहाज़ों यानी 31 जो जहाज़ हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है यूएसए। तो हाल ही में भारत ने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। यानी कि अमेरिका में 2 नए जो वाणिज्य दूतावास हैं वो खोले जाएंगे भारत के द्वारा। अगर आगे हम डिटेल में बात करें तो भारत ने अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय किया हुआ है। बात करें तो जो डेलावेयर में अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जो क्वाड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया। और उसी के दौरान यानी जब ये वहाँ पर गए हुए थे क्वाड में हिस्सा लेने के लिए, क्वाड में शामिल होने के लिए,
तो उसी दौरान इन्होंने 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। बात करें ये जो दूतावास हैं 2 कहाँ पर खुलेंगे, तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया गया है, यानी कि एक बोस्टन में खुलेगा, दूसरा खुलेगा लॉस एंजल्स में। इस प्रकार 2 नए दूतावास अमेरिका में भारत के द्वारा खोले जाएंगे। बोस्टन के बारे में बात करें तो बोस्टन को अमेरिका की शिक्षा और फार्मा राजधानी माना जाता है, यानी कि अमेरिका की जो शिक्षा है और जो फार्मा है ये इसकी राजधानी माना जाता है बोस्टन को। जबकि जो लॉस एंजलिस है इसमें हॉलीवुड स्थित है। हॉलीवुड जो कि हॉलीवुड मूवीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्थित कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में तो है, लेकिन अमेरिका में कहाँ पर है, तो अमेरिका में ये लॉस एंजल्स में हॉलीवुड स्थित है, इसलिए लॉस एंजल्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एक वाणिज्य दूतावास लॉस एंजल्स में खुलेगा और दूसरा जो वाणिज्य दूतावास है वो बोस्टन में खुलेगा। इस प्रकार भारत के द्वारा 2 नए दूतावास स्थापित किए जाएंगे। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यानी होता क्या है कि जब कभी भी कोई नई एयरलाइन स्थापित की जाती है तो उसकी मंजूरी विमानन मंत्रालय जो होता है वो उसको मंजूरी देता है, तब जाकर के वो शामिल की जाती है, तब जाकर के वो नई एयरलाइन के रूप में वो स्थापित हो पाती है। जो भी कार्य होता है वो अपना संचालन कर पाती है। जब तक विमान मंत्रालय के द्वारा उसको मंजूरी नहीं मिलती तब तक किसी भी प्रकार की वो कार्य नहीं करती है। तो नई एयरलाइन जो है भारत की वो भी स्थापित हुई है जिसकी विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी भी जिसको मिल चुकी है। तो उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है तेजस एयरलाइन, बी ऑप्शन है संख एयरलाइन, सी ऑप्शन है स्काई एयरलाइन और डी ऑप्शन है स्टार लाइन यानी स्टार एयरलाइन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी संख एयरलाइन जो है ये भारत की नई एयरलाइन है। बेसिकली भारत में भी ये यूपी से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश की एयरलाइन है और इससे विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 तरीके से, क्योंकि ये नई एयरलाइन बनी हुई है इसके लिए, और दूसरा ये यूपी से रिलेटेड है, यानी यूपी में एक नई एयरलाइन जो है उसको विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी मिली है। इसके लिए यूपी के परिदृश्य से काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल में बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन को मंजूरी मिली हुई है, यानी कि ये जो एयरलाइन है जिसका नाम है संख एयरलाइन, ये उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है और इसको विमानन मंत्रालय के द्वारा जो है मंजूरी मिल गई है। तो उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन संख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह जो एयरलाइन है वो लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। यानी इस एयरलाइन में क्या होगा, लखनऊ और नोएडा के रूप में ये इनका हब बन जाएगा और यहीं से ये भारत के जो विभिन्न प्रमुख शहर हैं उन शहरों को ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, यानी कि उनको जोड़ने की जो योजना है वो बना रही है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 से आगामी नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा हुआ है। यानी कि उड़ान कब से शुरू हो जाएंगी, तो कंपनी ने ये ऐसा बात की हुई है कि अक्टूबर 2025 से नोएडा एयरपोर्ट से ये अपनी पहली उड़ान शुरू करेंगे। यानी कि अक्टूबर 2025 से इनकी पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। कहाँ से? नोएडा एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। यानी श्रीलंका में अभी नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, नए प्रधानमंत्री वहाँ पर नियुक्त किए गए, तो किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है चंद्रिका कुमारतुंगा यानी चंद्रिका कुमारतुंगा, बी ऑप्शन है अनुरा कुमारा दिसानायके, सी ऑप्शन है हरिणी अमरसूर्या और डी ऑप्शन है सिरिमाओ बंडारनायके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी हरिणी अमरसूर्या जो हैं ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनकर के आई हुई हैं, नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं श्रीलंका की। आप यहाँ पर आर्टिकल में देख भी सकते हैं, ये हरिणी जी हैं और इनको ही श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो श्रीलंकाई जो राष्ट्रपति हैं यानी श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में हरिणी अमरसूर्या को नियुक्त किया गया है। यानी कि अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो जानी जाएंगी वो होंगी हरिणी अमरसूर्या। आगे बात करें तो राष्ट्रपति जो हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, ये प्रधानमंत्री अमरसूर्या को न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी इन्होंने सौंपी हुई है। यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की जो नियुक्त हुई हैं वो न्याय विभाग जो होगा, न्याय मंत्रालय होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय होगा और जो निवेश मंत्रालय है, ये इंपॉर्टेंट जो भी मंत्रालय हैं इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री यानी कि जो बनी हुई हैं
हरिणी अमरसूरिया, ये इनको देखेंगी। बात करें जो हरिणी हैं वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली तीसरी महिला हैं, यानी इससे पहले 2 महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और महिला के रूप में ये तीसरी प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। और ओवरऑल में देखा जाए तो श्रीमती जो हरिणी अमरसूरिया हैं ये श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी हुई हैं, यानी कि ये ओवरऑल में 16वीं प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक महिला के रूप में ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन देश बना? यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बना हुआ है, वो भी किसका? तो किसका बना हुआ है? वो भी मेथेनॉल का। यहाँ पर मेथेनॉल मिस है तो आप मेथेनॉल ऐड कर लीजिए। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बना है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है साउथ कोरिया और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अपना प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। यानी फ्यूल जो है इस एथेनॉल जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तीसरा सबसे बड़ा भारत बना है। तो भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। नई दिल्ली में 26 मार्च को जो 2 दिवसीय भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन आयोजित किया गया, उसी के अंतर्गत ये बात निकल करके आई है कि जो भारत है वो एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। पिछले दशक में जो गन्ने की खेती है उसमें करीब 18% की बढ़ोतरी भी हुई है, जबकि गन्ने उत्पादन की जो मात्रा है वो 40% बढ़ी हुई है उत्पादन में, और गन्ने की खेती में करीब 18% की भी बढ़ोतरी हुई है। तो जो एथेनॉल होता है ये खासकर जो गन्ना होता है, गन्ने के बाद जो गन्ने की जो रुई के जो अपशिष्ट होते हैं उसके द्वारा ये इसको तैयार किया जाता है, एथेनॉल उसके द्वारा बनाया जाता है। एथेनॉल बेसिकली जो है वो गन्ने के द्वारा ही ज़्यादातर इसका उत्पादन किया जाता है, तो इसीलिए गन्ने की खेती में करीब 18% की भी बढ़ोतरी हुई है, और जबकि जो गन्ना है उसका उत्पादन 40% बढ़ा हुआ है। बढ़ेंगे अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी जिसे हम AIIB के नाम से जानते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? यानी कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, इसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक होती है वो अब की बार नवी बैठक आयोजित की गई। ये कहाँ पर हुई? तो ये ऑप्शन है समरकंद, बी ऑप्शन है ताशकंद, सी ऑप्शन है मॉस्को, डी ऑप्शन है कोहिमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो बैठक है वो समरकंद में आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो नवी AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट जो बैंक है वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो बैठक है इसकी वो समरकंद में आयोजित की गई। प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। कब ये सम्मेलन जो है वो बैठक जो है ये कब आयोजित की गई? तो 25 से 26 सितंबर 2024 को ये जो बैठक है ये आयोजित की गई। इसका विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी? तो सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ये इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट है, थीम पूछे जाने की संभावना है। तो सभी के लिए लचीले बुनियादी जो ढांचे हैं उनका निर्माण करना इसकी थीम रही। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की तरफ। कुछ और पॉइंट से अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो नराउ गणराज AIIB का 110वां सदस्य बना, यानी अगर AIIB के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 110 सदस्य हैं, और 110वां सदस्य जो है वो नाउरू गणराज्य है, वो 110वां सदस्य है। और AIIB के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो चीन के हैं, जिनका नाम है जिन लिकून, ये चीन के हैं, AIIB के अध्यक्ष हैं। और AIIB का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में होता है, चीन में है इसका मुख्यालय। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में नवी विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 11। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप हुआ उसमें भारत ने 7 मेडल जीते हुए हैं। टोटल भारत 7 मेडल जीता है। अगर हम डिटेल में बात करें तो नवीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक रहे, यानी 2 गोल्ड मेडल आए, 1 जो आया वो रजत पदक आया और 4 कांस्य पदक आए। इसका जो आयोजन है वो कब किया गया? तो 2022 से
ये 22 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक इसका जो आयोजन है वो किया गया। कहाँ पर? बंदर सेरी बेगनान ब्रुनेई में, यानी कि जो वुशु चैंपियनशिप थी, विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप, ये बंदर सेरी बेगवान ब्रुनेई में 22 से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसमें जो आर्यन सौर रहे खिलाड़ी, ये प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नांग मिगम्बी बोरफुकन है, ये भारत के लिए एकमात्र रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है। तो 2 स्वर्ण पदक आए, एक रजत पदक जो जीता वो नांग मिंगबी बोरफुकन ने जीता, और जो 2 स्वर्ण पदक जीते वो आर्यन और सौर ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।